नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। साथियों, कोविड-19 का दौर अभी भी जारी है। खास करके यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना में कोविड-19 के संक्रमण का रेशियो यहाँ पर कम है। चाहे हम मृत्यु दर की भी बात करें तब भी यहाँ पर रेशियो कम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं है। वैक्सीन आ चुकी है, उसकी क्या योजनाएं होंगी, कैसे उस पर काम किया जाएगा, लेकिन इस सब के अलावा एक बात जो बहुत ज़्यादा गौर करने लायक है वो ये है कि इतने महीनों में जब से कोविड-19 का संक्रमण हुआ है, एक बात जनमानस में ये बहुत अच्छी तरीके से आई कि छत्तीसगढ़ का जो एम्स है उसने अपनी सेवाएं बहुत ही बेहतर तरीके से दी और हर व्यक्ति जो संक्रमित था, हालांकि राज्य शासन ने बहुत सी तैयारियां की थी, बहुत से सेंटर्स यहां पर बनाए गए थे, लेकिन हर पेशेंट चाहता था कि वो एम्स में एडमिट हो और वहां उसका इलाज हो। उसके पीछे कारण यही था कि एम्स की जो छवि बनी कोविड-19 के इलाज के लिए, वो इतनी बेहतर छवि थी कि वो जो विश्वास था वो लोगों के मन में एक तरह से बैठ गया था और वो विश्वास अभी भी कायम है। तो अब वैक्सीन आ चुकी है और हमें बात करना है कोविड के साथ साथ कोविड के संक्रमण, उसकी सावधानी, उससे बचाव के साथ साथ वैक्सीन के भी बारे में। और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से कुछ समय आप लोगों के लिए निकाला है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी ने। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस विषय से संबंधित आपको जो भी सवाल करना है वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं 1800-233-9418। तो हमारे इस टोल फ्री नंबर पर आप तुरंत कॉल करके डॉक्टर सर से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सर, जब तक कोई कॉलर लाइन पर आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोविड-19 के प्रति किस तरह से आपकी टीम ने काम किया, आपके मार्गदर्शन में जो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो उसकी तैयारी किस तरह से की गई थी? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद एम्स के, वाकई हमारे सभी डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी कर्मचारीगण ने बहुत 24 घंटे मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। इसकी तैयारी तो लगभग मार्च में पिछले साल पहले ही चालू हो गई थी जी। और जैसे जैसे पता लगा कि इस तरह के मरीज़ आने लग गए हैं और हमारे भी राज्य में आने लग गए थे, ये पता लग रहा था, तो तैयारी पहले से ही हो गई थी जी। और जो पहला पेशेंट यहाँ पे 18 मार्च को रात में आया, उसके बाद डॉक्टर्स ने लगातार सेवा की, अलग से व्यवस्था करी हुई थी उसके लिए, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। और एक और बात है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ शुरुआती दौर में, तो डॉक्टर्स की टीम जो कोविड के अलावा जो मरीज़ होते हैं उनकी सेवा में भी लगातार जुट गए जी। तो अच्छी सेवा हुई दोनों टाइप के मरीज़ों की जी। और एक विश्वास लोगों को जगा ट्रीटमेंट के लिए। प्लस एक जो स्टेप होता है कि सबको पढ़ाना, सिखाना, सेंसिटाइजेशन, चाहे वो आम जनता का हो या बाकी जो मेडिकल स्टाफ का हो, पैरामेडिकल स्टाफ का हो, इस स्टेट में या अन्य राज्यों के लोगों की भी ट्रेनिंग यहाँ से की गई। सर, माना जाता है कि ऊपर ईश्वर तो है ही हमारे बचाव के लिए, लेकिन धरती पर यदि हम किसी को ईश्वर के रूप में देखते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो वो डॉक्टर के रूप में ही होता है। और हम आगे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कॉलर लाइन पर हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, डॉक्टर साहब अभी जयराम। नमस्कार। हाँ, मैं रेवाराम सर बोल रहा हूँ सर जी, दयाल माना बाजार, जिला राजनांदगांव से। अच्छा, रेवाराम जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। ये सर जी, अभी कोरोना जो हो चुका है तो फिर से और तो होने की संभावना नहीं कम है सर जी, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताते सर जी। हो चुका है तो उनको और डबल होने का चांस तो नहीं क्या? देखिए, ऐसे है, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है कि जिनको एक बार संक्रमण हो चुका, वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, कि क्या उनको दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकती है, तो एक रिस्क जरूर होता है। क्योंकि देखिए, जो वायरस है वो किसी में कितना वो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडीज तैयार करेगा, ये क्लियर नहीं होता है और कुछ महीनों बाद दोबारा संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। और इसी तरह से इसलिए जो वैक्सीन भी जो अभी आ रहा है उसमें यही कहा गया है कि जिनको पहले भी अगर संक्रमण हो चुका हो और अब वो उससे फ्री हैं, 14 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया, कोई सिम्टम नहीं है, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि उसके बाद भी वो खतरा बना रहता है। अच्छा,
सर वर्तमान स्थिति क्या है कोविड की छत्तीसगढ़ में? देखिए, पहले तो जरूर जैसे मैंने बात की कि मार्च से केसेस आने लग गए थे और उसके बाद अप्रैल में जून ऐसे देखते देखते हर महीने काफ़ी केसेस आ रहे थे। जो हमारा पीक आया था वो लगभग सितंबर में आया। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी लगभग स्टेबल ही रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पक्की बात है कि नंबर ऑफ केसेस घट गए हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस घटने के बावजूद जो मरीज़ ज़्यादा जो बीमार हैं, जैसे इनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो और किसी जैसे रीनल फेलियर से पीड़ित है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ये केसेस अभी भी रेफर होकर के आ रहे हैं और कुछ मॉर्टेलिटीज़ इनमें अभी भी हो रही हैं। अच्छा। तो खतरा भी टला नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेस पर डे जो आ रहे हैं वो घट गए हैं, हमारे देश के भी घट गए हैं, जी। मगर अभी भी रिस्क बना हुआ है। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका टीका वैक्सीन आ चुकी है, इस वैक्सीन का नाम क्या है सर बताएं? देखिए, ये जैसे लास्ट कुछ महीनों से लगभग अब तो पूरे साल पिछला हो गया जब प्रयास चल रहा था कि वैक्सीन जल्द से जल्द आए। ऑफ कोर्स नॉर्मली वैक्सीन बनने में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ ट्रायल्स पहले ही कुछ स्टेप्स के हो चुके थे। वो कर आके जो प्री क्लिनिकल स्टेज, फिर क्लिनिकल स्टेज, फेज़ 1, 2, 3 जो होते हैं वो किए गए और सेफ़ और एफिकेशियस ऐसे वैक्सीन्स हमारे यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है और भी अन्य देशों में स्टार्ट किए गए हैं। और भी कुछ वैक्सीन्स है जो ट्रायल बेसिस पर हैं। तो अभी हमारे देश में 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अच्छा। जिनको DCGI और बाकी अपने जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के तरफ से परमिशन मिली हुई हैं और कल से इसका टीकाकरण हमारे देश में स्टार्ट होने वाला है। अच्छा सर, एक कॉलर लाइन पे है, हम सवाल करते हैं, उनका क्या सवाल है जान ले। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? भागवत निर्मल कर कौरा जेवरा बेमेतरल बोलत हूँ। जी भागवत जी, बताओ अपन के का सवाल है? सवाल ये है कि अभी जो कोविड-19 में वैक्सीन तैयार हुए है और वैक्सीन जो है वो कोई भी पेशेंट ला लगाया जाए कि आम पब्लिक ला लगा दिए, तो से कोई खतरा है कि नहीं है, ये संबंध में जानकारी देहूँ। इन्फेक्शन थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा ठीक जी निर्मल जी, बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत मल्टीपल जो सेफ्टी के जो स्टेप्स होते हैं वो गुजरने के बाद ही ये रेगुलेटरी बॉडीज़ परमिशन से देती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो वैक्सीन्स हो। और हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे हमारे पास कैपेबिलिटीज़ प्रूवन है वैक्सीनेशन बनाने की, और इनफैक्ट इतने अच्छे वैक्सीन्स बनते हैं जो दुनिया भर फिर सप्लाई भी होते हैं। तो ये दोनों वैक्सीन्स भी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद आए हैं, तो बिल्कुल सेफ़ हैं। माइल्ड सिम्टम्स जैसे कोई भी वैक्सीनेशन के बाद जहाँ पे टीका होता है वहाँ थोड़ा दर्द होना या हल्का फुल्का बुखार आना, थोड़ा बॉडी एक होना, ये हो सकता है, बट ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। अदरवाइज सेफ है, डरने की उसमें कोई बात नहीं है। जी सर, वैक्सीन का परीक्षण कितने स्तर पर किया गया है और उसके बाद फिर इसे भेजा गया? उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला एक प्री क्लिनिकल स्टेप होता है जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में एनिमल्स में भी टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स में होती है, पहले कम संख्या में करते हैं, फिर ज़्यादा संख्या में करते हैं। इस तरह करके एक लंबी प्रक्रिया है और हर स्टेप मॉनिटर्ड रहता है। उसके बाद उसमें दोनों देखा जाता है कि सेफ्टी कितनी है, कितना इफेक्टिव है, और इम्यूनोजेनिसिटी मतलब एंटीबॉडी रिस्पांस किस तरह से बन रहा है, ये सब चीज़, कितना डोज देना है, ये सब स्टडी होता है। जैसा कि आपने बताया कि इसकी शुरुआत कल से की जा रही है टीकाकरण की, तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? ये एक अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है अब ये जी। और जैसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक इस कोविड-19 के लड़ाई के बिल्कुल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ में अब आने वाले हैं। ये बात सही है कि शुरुआती दौर में हम लोगों ने पहले केसेस को टैकल किया, चाहे वो लॉकडाउन हो या जो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के मेजर्स, हॉस्पिटल की तैयारियाँ, बेड्स की तैयारियाँ, ICU, ऑक्सीजन, सब कुछ अलग अलग चीज़ें की, लेकिन एक वैक्सीन की बहुत देर से इसका इंतज़ार था। बिल्कुल। तो ऐसे हम एक निर्णायक दौर में अभी हम आने वाले हैं। ये वैक्सीन जब लगेगा तो शुरुआती दौर में तो जो नेचुरली जो सबसे ज़्यादा जिनको खतरा अधिक होता है इस संक्रमण का, उनको ये पहले लगनी चाहिए। तो नेचुरली कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस, इनको सबसे पहले लगेगा जी। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हम कहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हुए, बाकी अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो आर्मी है, अलग अलग लोग जो पब्लिक डीलिंग काफ़ी करना होता है जी, उनको लगेगा। फिर 50 साल के ऊपर के जो मरीज हैं, जो एल्डरली हैं या लेटर ऑन जो कोमॉर्बिड है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सबको लगेगा। अच्छा, एक और कॉलर लाइन पे है, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी।
हाँ, मैं गुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। भगत राम जी बिलासपुर से, जी पूछिए अपना हाँ। सवाल। सबसे पहले तो अब पहले बार हमारा कॉलर लगा है नए साल में, तो आपको बधाई और डॉक्टर साहब जी को बधाई है। आपको भी खूब खूब बधाई। और सबसे ज्यादा हमको आनंद लग रहा है कि जो कोरोना वैक्सीन जो हमारे लिए तैयार हो गया और आ गया, तो हम बहुत ज्यादा खुशी में हैं। जी। तो हम जानना चाह रहे थे, जैसे कोरोना वैक्सीन आया है और हमको जैसे लगवाना है, तो एम्स में लाइन लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोई भीड़ भाड़ होगा या आसानी से मिल सकता है, और कितने लोगों को लगना है और किस परिस्थिति में लगना है, और जो अगर बच भी जाता है तो उनके लिए क्या संभावना जल्दी आने की है वैक्सीन, ये सब बारे में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत अच्छा सवाल है भगत राम जी। पहले तो ये जान के खुशी होती है कि लोगों में इतनी उत्सुकता है, जागरूकता है, एंथुसियाज्म है कि वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भगत राम जी। और शुरुआती दौर पे जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो जो एक ऐप जो लॉन्च होने वाली हैं, जो कोविन लॉन्च हो जाएगी और वो गवर्नमेंट बहुत जल्दी करने वाली है, उसमें जो बेनिफिशरीज है उसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अच्छा। और उनको फिर अकॉर्डिंगली अपना मोबाइल पर मैसेज आएगा और कौन से सेंटर पे उनको जाना है ये उनको बताया जाएगा, और फिर वो उस अपने सेंटर पे जाके लगवा सकते हैं। तो सर गांव देहात के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म के उसमें, तो उनके लिए क्या कोई उनकी मदद के लिए रहेगा, या उनमें जागरूकता या उन्हें जानकारी देने के लिए कोई योजना है? बिल्कुल, वो अपने नज़दीकी जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जा सकते हैं, या उनके जो आशा वर्कर्स हैं उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। डेफिनेटली उनको वो गाइडेंस मिलेगी और उनको ये पता लगेगा। लेकिन जो प्री रजिस्टर्ड है उनको ही वैक्सीन लगेगा, और सिमिलरली वैक्सीन लगने के बाद जो सेकेंड डोज लगना है उसकी भी मैसेज, उसका भी अलर्ट जो पेशेंट्स हैं, मतलब जो आम जनता है उनको मिलेगा। फिर वो अपने आप अकॉर्डिंगली जा करके जो सेकेंड डोज है वो भी लगवा लेंगे। भगत राम जी की एक ये भी चिंता थी कि यदि इन सबको लगते ही वैक्सीन ख़त्म हो गई तो आम लोगों के लिए क्या, फिर वो किस वक्त आएगी, उसमें कितना टाइम लग सकता है? ये लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी महीने चलेगी जी। और नेचुरल है कि जो रिस्क जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसी हिसाब से बेनिफिशियरी तय किया गए हैं जी। तो आम जनता को भी ये मिलेगा। जैसे मैंने बताया जो कैटेगरीज बेनिफिशियरी के जो डिसाइड हुए हैं इसमें इनका भी ज़रूर नंबर आएगा, उनको रजिस्टर डेफिनेटली करना पड़ेगा। और अपने देश में जैसे मैंने बताया मल्टीपल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे और काफ़ी संख्या में वैक्सीन के डोजेस तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे इसमें। मुझे लगता है कि जैसे कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान लोगों ने धैर्य रखा था और इंतज़ार किया था वैक्सीन का, तो उसी तरीके से सर हमें लोगों तक ये संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और लोगों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन अभी भी हमें धैर्य रखना है। ये सबको लगेगी, सबको मौका मिलेगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पहले फ्रंट लाइन के लोगों को लगना ज़रूरी है क्योंकि उनके संपर्क में हमारे पेशेंट आते हैं, तो इसलिए फ्रंट लाइन के लोगों को ये लगना पहले ज़रूरी है और सबके लिए ये मौका आएगा। बस बात है तो धैर्य की और एक जागरूकता बनाए रखने की और उसके बारे में ये जानकारी भी एकत्रित करते रहें। जी हाँ, किसी भी भ्रांति में ना आए। सर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पहले तो ये था कि टेस्ट मत कराइए, हर किसी का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको कैसे टैकल किया गया सर? लोगों को किस तरीके से समझाया गया और इसमें कितनी सच्चाई थी? देखिए भ्रांतियाँ जरूर आती है, स्पेशली जब ये बहुत बड़ा एक पैंडेमिक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ हो गया और सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें मूव करती हैं, कुछ सही भी होती है, कुछ सभी हो सकता है, साइंटिफिकली उतना स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होता है। लेकिन जैसे आपके माध्यम से हम लोग लगातार ये मैसेज देते रहे, दूरदर्शन के माध्यम से, सरकार अपने वेरियस पोर्टल्स के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक करते रहे हैं। इवन जो गाइडलाइंस है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, ये लगातार इशू होते गए हैं और कभी कभी तो वक्त आने पर उनको मॉडिफाई भी किया गया कि जैसे जैसे हमारे पास और एविडेंस गैदर किया गया इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में, तो लोगों को जागरूक किया गया। और इवन डॉक्टर्स की भी सेंसिटाइजेशन, नर्सेस की सेंसिटाइजेशन, वो अभी भी वो जारी है। सिमिलरली अभी वैक्सीन के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और पुख्ता होती जाएगी और हम लोग सभी ये एक नया इन्फेक्शन था जो नहीं पहले देखा था, लेकिन अच्छी तरह से टैकल हुआ और साइंटिफिकली टैकल हुआ है। और हमारे देश में जैसे मैंने बताया बहुत लर्नेड लोग हैं, थोड़ा सा जैसे आपने बताया धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ये वैक्सीन भी जो आम जनता को मिलेगा जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर, वैक्सीनेशन के लिए क्या कोई प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं? ये सवाल हम थोड़ा होल्ड करते हैं, एक कॉलर और लाइन पर है। श्योर। हेलो
हाँ जी मैम नमस्ते। मैं दुर्गेश साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जी नमस्ते दुर्गेश जी, राजनांदगांव तो से। जी हाँ, तो पूछिए। हम लोग ग्रामीण अंचल के हैं, तो हमारे तक वैक्सीन कब तक के आ जाएगा? और जैसे अगर जी दुर्गेश जी, आप अभी यदि कार्यक्रम देख रहे होंगे तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये कब तक सामान्य लोगों के लिए होगा। फिर भी हम एक बार डॉक्टर सर से कहते हैं कि एक बार सर फिर से आप बता दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। हाँ जी, ठीक। जी दुर्गेश जी, बिल्कुल सही आपका सवाल है। और डेफिनेटली ये जो सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहले मिलेगा, लेकिन एक ऐप लॉन्च हो रहा है। उस ऐप में आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको मैसेज मिलेगा, और जो आपके आसपास का जो हेल्थ सेंटर है वहीं पे आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ जाएं, या मितानिन हो गया, आप उनसे पूछ सकते हैं। आशा वर्कर होंगी, अब वो आपको गाइड करेंगे। आने वाले टाइम में ग्रेजुअली रोल आउट होगा। शुरुआती दौर पे मैं मानता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर को मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे आम जनता को भी रोल आउट होगा। सर, रजिस्टर्ड होने के बाद जो मैसेज आएगा वो मैसेज किस तरह का होगा? क्या उनका नंबर उसमें होगा या कुछ और जानकारी? यूजुअली एक कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दिया जाता है जी। उस मोबाइल नंबर में कंफर्म होगा कि आप रजिस्टर हो गए हैं और इस तारीख को या इस सेंटर में आपको आकर के वैक्सीन लगाना है। जी। और वैक्सीन लगने के बाद भी एक मैसेज आएगा कि आपको लग गया है, और ये भी मैसेज आएगा कि आपको नेक्स्ट वैक्सीन का डोज 4 हफ्ते बाद कब लगाना है। जी वो सब आएगा उसमें। सर, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के मेडिकल प्रोटोकॉल की। जी। तो क्या कोई प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल, प्रोटोकॉल निर्धारित हो गए हैं। अभी तो 18 साल के ऊपर सभी लोग, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी उनका है। अभी फिलहाल प्रेग्नेंट वीमेन उसमें से एक्सक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि इसके भी सेफ्टी प्रोफाइल वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इवन जिनको पहले संक्रमण हो चुका है, 14 दिन हो गए हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं, वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं ये कोविड-19 की। और अगर अन्य कोई एक्टिव अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस दौरान ना लगाएं, लेकिन अदरवाइज सभी लगा सकते हैं। और इनफैक्ट जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको भी लगाने की ज़रूरत है। जी। टीकाकरण के लिए एम्स के अलावा भी और कितने सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं? देखिए, एम्स तो मेनली सेंटर शुरुआती दौर में तो हमारे अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए हैं। और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने मल्टीपल सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखे गए हैं। अच्छा। और ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से ही होगा ये काम। वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दी है। यहाँ रायपुर पहुँचने के बाद उसको सेंट्रल लोकेशन पे रख के स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के फिर वो पेरिफेरल एरियाज में सब्सिक्वेंटली जाएगी। अच्छा। तो ये काम फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है। और लेकिन हर चीज़ ट्रैक्ड है, ऑनलाइन सबकी ट्रैकिंग होगी। कितना वैक्सीन किस एक पर्टिकुलर सेंटर में 100 डोजेस तक, मतलब 100 लोगों को दिया जा सकता है। ऐसी सुविधा फिलहाल एक सेशन में ऐसे रखी गई है। और वो सब ऑनलाइन रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट को मिलता रहेगा कि कितने आज वैक्सीनेशन एक पर्टिकुलर सेंटर में दिए गए, कितने जो थे पीपल जो डिड नॉट टर्न अप, ये सभी डेटा उनको मिलता रहेगा। आपकी बातों को सुनकर इस नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है टीकाकरण के लिए। जी, एक और कॉलर लाइन पर है सर, हम जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सूरजपुरा से सुंदरलाल साहू बोला था मैडम, अलीगढ़ जिला से। जी सुंदरलाल जी, बताइए आपका क्या सवाल है, पूछिए। टीकाकरण लगने से और डबल संक्रमण थोड़ी संभावना थोड़ी मैडम। टीकाकरण से? टीकाकरण लगने से और डबल थोड़े हो जाएगा ये। अच्छा, नहीं ये तो संभव ही नहीं है। ये टीकाकरण सेफ होता है और डेफिनेटली इससे नंबर ऑफ केसेस घट जाएंगे। और जो स्पेशली जिनको खतरा सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो डेली उनको संक्रमण होने का खतरा होता है, संक्रमण वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन उनको नहीं होगा। मोस्ट लाइकली ये वैक्सीन इस तरह से ही कारगर होगा। जी सर, जैसे हेल्थ केयर्स के वर्कर के लिए और सारे लोगों, फ्रंट लाइन के जो लोग हैं उनके लिए तो जो टीकाकरण की बात हो रही है, तो क्या ऐसी कोई लिस्टिंग की गई है कि उनमें से भी प्राथमिकता के आधार पर किनको पहले लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। ये
हमारे यहाँ से भी, जैसे अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें जी तो ऑलमोस्ट 4000 लोगों की एक लिस्ट हमने ऑनलाइन भेजी थी वहाँ पे, जी और उसकी पूरी सब चेक होती हैं, पूरा डिटेल्स। तो ये सब डेटा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, और वो सब डेटा अवेलेबल है, और उसके हिसाब से ही पहले वैक्सीन रोल आउट होता है और अलग अलग हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरुआती दौर में लगेगा, लेकिन ये डेटा अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। सर, आरोग्य सेतु एक ऐप बनाया गया था और उसमें बहुत से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया था। तो टीकाकरण के लिए आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, या जो इस ऐप से जुड़े हुए नहीं हैं और जो जुड़े हुए हैं दोनों एक ही कैटेगरी में रहेंगे, किस तरह से ये होगा? कोविन की जो ऐप आएगी वो तो मेरे ख्याल से सभी उसमें रजिस्टर हो पाएंगे जी और सरकार की पहले भी एक वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल बने हुए थे जो ट्रैकिंग करते हैं। जी तो ये ऐप जो आया है इसमें पार्टिसिपेट करें जी। और उसमें उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मिल जाएगी। सर, जनरली ये देखा गया है कि जन सामान्य में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ साथ बहुत तरह की भ्रांतियां और भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जाती हैं। जैसे पहले जो ऐप आया उसके बारे में ये भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि आपके सारे पर्सनल डेटाज उसमें चले जाएंगे और आपकी पर्सनल जो जानकारी है वो भी चले जाएगी। तो उसी तरह से अभी बात हो रही है कि वैक्सीनेशन के लिए ऐप जारी किया जाएगा और उससे रजिस्ट्रेशन लोगों का होगा। तो किस किस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा सकती हैं और उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, उसके बारे में जरा भी मत डरें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब लॉन्च करते हैं तो सब सिक्योर फीचर्स होते हैं जी और सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा जी। कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है, तो उसकी उम्मीद बहुत कम है जी और डेफिनेटली सिक्योर होंगे ये सभी पोर्टल्स। और बिल्कुल डरे नहीं, और बहुत सोच विचार करने के बाद सब मल्टीपल एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठते हैं। जी एक बहुत बड़ी कमिटी है जिसमें एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम है जो रोल आउट हो रहा है। जी इसमें सब लोगों ने विचार करके, और काफ़ी खर्चीला भी है, सरकार इसमें इनिशियल दौर पे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्री ऑफ चार्ज ये वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है। जी तो बहुत बड़ी पहल है और हम सब उसमें सहभागी हमारा होना जरूरी है। जी। एक और कॉलर लाइन पर है, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ, हेलो, मैं धर्मराज चंद्राकर बोल रहा हूँ महासमुंद से। जी जी धर्मराज जी, नमस्कार। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। ये मेरा सवाल है कि ये जो दोनों वैक्सीन आए हुए हैं जी। ये लोगों के लिए कितना सुरक्षित है? क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी होगा क्या? अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो वो कहाँ पर जाए, किनके पास जाए प्रथम चरण में? जी और मेरा सवाल ये और है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अच्छा। गांव के लोगों के पास, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जी जी तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उनके लिए कैसे होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला सेफ्टी के बारे में ही जी, था, जी सर। और ये अच्छी बात है कि सबको यही एक मन में एक शंका है जी। और इसका समाधान करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, चिंता ना करें। जी। आपको पता है कि वैसे भी इंडिया में अलग अलग तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं और पोलियो के बहुत सक्सेसफुल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। जी। उसी तरह से बच्चों को और इम्यूनाइजेशन या जो लेडीज़ को दिए जाते हैं। हर इम्यूनाइजेशन के बाद, जैसे मैंने बताया, जब टीकाकरण होता है थोड़ा वहाँ दर्द होना, थोड़ा बुखार आना, ये आम है, हो सकता है, जी। बट ये यूजुअली इसको माइनर सिम्टम्स ही बोले जाते हैं। और जो वैक्सीनेशन की भी जो प्रक्रिया है उसमें एक तो वेटिंग हॉल है, उसके बाद दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन होगा, फिर एक तीसरा कमरा है जहाँ आधा घंटा पेशेंट को बैठाया जाएगा। अगर कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बाद उसके लिए उसका तुरंत निवारण भी हो सकता है। जी। उसके बाद भी वो जाने के बाद भी अपना अगर कुछ है तो दे कैन गो टू एनी हेल्थ केयर सेंटर। अपने आसपास के जो सेंटर है वहाँ पे भी जा सकते हैं जी। और अपना इमीडिएटली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, तो और उसको अभी निवारण किया जाएगा, जिसके चांसेस जैसे मैंने बोला कम होते हैं। जी जी प्लस उन्होंने ये भी एक सवाल था जी। कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है, है जी। तो अपने आसपास के हेल्थ केयर सेंटर में ज़रूर जाएं, जी। PHC, CHC या और भी जहाँ पे कोई भी बड़ी फैसिलिटी हो, जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वो आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे रजिस्टर करने में। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और मुझे लगता है कि उनकी जो क्वेरीज थी, उनकी जो उत्सुकताएं थी वो ज़रूर पूरी हुई होंगी। सर, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कोविड का वैक्सीन
उसके संबंध में आपको जानकारी अभी दी गई और इससे संबंधित जानकारी हम समय समय पर आपको और भी देते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।